अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ एक बड़े ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। शायद आपके लिए मुफीद साबित हो सकता है, क्योंकि अक्सर लोगों को इस तरह के केसेस का सामना करना पड़ता है और उनकी बुनियादी इंफॉर्मेशन उनके पास होना ज़रूरी है। जी, हम बात करने जा रहे हैं माइनर की कस्टडी के मुतल्लिक। वो कौन सा लॉ है, अगर मियाँ और बीवी के दरमियान झगड़ा हो जाए तो बच्चों की कस्टडी किनके पास जाएगी, अगर खुदा ना ख्वास्ता उनमें से किसी एक की डेथ हो जाए, यानी खावंद और बीवी में से किसी की अगर डेथ हो जाए, तो इस सूरत हाल के अंदर माइनर की कस्टडी किसके पास जाती है, वो कौन सा लॉ है, वो कौन सा कोर्ट है जिसके पास ये तमाम इख्तियारात हैं, और क्या माइनर की कस्टडी सिर्फ उसकी ज़ात की हद तक होती है या कि उसकी प्रॉपर्टी की हद तक भी हो सकती है। इन सारे सवालों के जवाबात देने के लिए हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे मुल्क के अंदर जो कानून राइज है उसको गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 का नाम दिया गया है। ये बड़ा एक तफसीली लॉ है। इसके अंदर A to Z बच्चे की कस्टडी किसके पास जाएगी, कौन सी अदालत के जुरिसडिक्शन है, एविडेंस कब होगी, उसके सारे सवालात के जवाबात इस लॉ के अंदर हमें मिलते हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हम कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें, उनकी डेफिनेशन जो है उसको अंडरस्टैंड कर लें, ताकि हमें कोई एम्बिग्विटी ना रहे। मिसाल के तौर पर माइनर जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, तो माइनर की डेफिनेशन ये है कि हर वो शख्स जिसकी उम्र मेजॉरिटी एक्ट में दिए गए लॉ के मुताबिक कम है उसे आप माइनर कहते हैं। अब ये माइनर की डेफिनेशन जो है वो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट ने आगे सपुर्द कर दी मेजॉरिटी एक्ट जो 1875 का है उसके ऊपर। तो हमें फिर मेजॉरिटी एक्ट के सेक्शन 3 की तरफ जाना पड़ता है, जो ये कहता है कि माइनर की एज आम हालात के अंदर 18 साल है, यानी कि जो 18 साल अटेन कर लेगा वो बालिग होगा, 18 साल से कम का फ़र्द जो है वो माइनर होगा। लेकिन एक डेफिनेशन मज़ीद भी है, वो ये है कि जहाँ पर गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत किसी माइनर की ज़ात या प्रॉपर्टी के मुतल्लिक अगर गार्डियन अपॉइंट हो गया है तो उस सूरत हाल के अंदर गार्डियन की उम्र 21 साल होगी। तो यानी दोनों में आपने डिफरेंस अंडरस्टैंड कर लिया। आम हालात के अंदर 18 साल और अगर गार्डियन अपॉइंट हो गया है तो फिर 21 साल होगी। ओके, ऑलराइट। अब जो ये गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है, इसके इंट्रोडक्शन के दौरान ये भी ज़रूरी है कि ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये 4 चैप्टर्स पे मुहित है और इसके लगभग जो है वो 46 सेक्शन है। बड़ी तफसील के साथ उन्होंने ये बताया गया है। मैं सारे सेक्शन को जो है वो नहीं टच करूँगा और नहीं उनके बारे में तस्करा करूँगा, लेकिन वो सेक्शन जो हमारे प्रैक्टिस में काम आते हैं या जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, जो इनडायरेक्टली आपके सवालात के जवाबात दे सकें, उसके मुतालिक मैं तस्करा करूँगा। तो सबसे पहले जो सेक्शन हमारे सामने आता है वो ये है कि क्या जब जो डिस्प्यूट राइज हो जाए किसी मियाँ या बीवी के दरमियान, तो बच्चे की इंटरम कस्टडी किसके पास आएगी, उसके मुतालिक हमें सेक्शन 12 जो है बड़ी तफसील के साथ बताता है कि गार्डियन एंड वार्ड कोर्ट को ये इख्तियार हासिल है कि वो इस मामले के अंदर अपना एक ऑर्डर पास कर सके इंटरम कस्टडी के मुतालिक। अब जब प्रैक्टिस में हम होते हैं तो हम देखते हैं कि सेक्शन 12 भी उसी तरह की चीज़ का तज़किरा करता है और सेक्शन 25 भी उसी तरह की मामलात को टैकल करता है। तो यहाँ पे एक एम्बिग्विटी आती है। हालांकि जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा कि सेक्शन 12 जो है वो पहले दिन जो इंटरम ऑर्डर है, मिसाल के तौर पे अगर माँ के पास कस्टडी है और सेक्शन 12 की एप्लीकेशन फ़ाइल करती है जी कि मेरे से कस्टडी ना छीनी जाए, तो इस सूरत हाल के अंदर सेक्शन 12 का इतलाक़ होगा। जबकि सेक्शन 25 जो है वो बताता है हमें उस सिचुएशन के बारे में कि अगर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग या उससे पहले बच्चे की कस्टडी को स्नैच कर लिया गया, मिसाल के तौर पे बाप ने या चाचा ने या किसी दूसरे शख्स ने जो उसका मजाज नहीं था, तो सेक्शन 25 की पावर को एक्सरसाइज करते हुए कोर्ट उस कस्टडी को रिस्टोर कर सकता है। तो ये एक बुनियादी डिफरेंस है जो हमें दोनों सेक्शंस का जानना है। अब मैं आता हूँ अपने प्रोसीजर की तरफ कि कौन से कोर्ट्स को इख्तियारात हासिल है कि वो कस्टडीज़ के मामलात को और कस्टडी के केसेस का फ़ैसला कर सके। एक तो ये आपको बताता चलूँ कि सेक्शन 45 ने
ये बड़ा क्लैरिटी के साथ कह दिया कि ये मामला सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो गार्डियन एंड वार्ड कोर्ट एक्ट के तहत होंगे, यानी कि गार्डियन कोर्ट ही इन मामलात की जुरिसडिक्शन रखेगा, उन्हीं के पास इख्तियार समात है, इसके अलावा किसी कोर्ट के पास इख्तियार नहीं है। मिसाल के तौर पे आप ये नहीं है कि आप दीवानी मुकदमा जिस तरह हम फाइल करते हैं दीवानी अदालत के पास जाके आप एक गार्डियन एंड वार्ड के मामलात ले जाएं, या आप जो है वो बैंकिंग कोर्ट के पास इस तरह के मामलात ले जाएं, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ गार्डियन कोर्ट को जो इस लॉ के तहत 1890 का जो मैंने बताया उसके तहत ही इख्तियार हासिल है कि वो इस तरह के मामलात की समाअत कर सकें। और सेक्शन 9 इसके अंदर फर्दर एलेबोरेट करता है कि अगर आप लाहौर में करेंगे, आप इस्लामाबाद में करेंगे, आप कराची में करेंगे, कौन सी अदालत को इख्तियार हासिल है। गार्डियन कोर्ट तो हर शहर में होंगी, तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है सेक्शन 9 के तहत कि जहाँ पे अगर बच्चे की ज़ात के मुतल्लिक, कैसे मैंने तज़किरा किया है कि गार्डियनशिप दो तरह की हो सकती है, एक ज़ात के मुतल्लिक हो सकती है और एक प्रॉपर्टी के मुतल्लिक हो सकती है। यानी माइनर की एक ज़ात कि उसकी देखभाल कौन करेगा, वो स्कूल कब जाएगा, उसकी सारी जो है वो जो परवरिश है वो कौन करेगा, वो उसकी ज़ात के मुतल्लिक। अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है और उसके मुतल्लिक कौन देखभाल करेगा, उसके पैसों का कौन हिसाब रखेगा, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके प्रॉपर्टी के मुतल्लिक आती हैं। तो अब जो हमें सेक्शन 9 है वो ये बताता है कि अगर ज़ात के मुतल्लिक है तो जहाँ पे माइनर ऑर्डिनरली रिज़ाइड करता है, जहाँ पे वो आम तौर पर रहाइश पजीर हैं, उस अदालत के पास इख्तियार समात है कि वो उसका फ़ैसला करे अगर किसी के दरमियान भी कोई डिस्प्यूट अराइज होता है। ठीक, अब अगर प्रॉपर्टी के मुतल्लिक है तो फिर ये देखना पड़ेगा कि उसकी प्रॉपर्टी किस शहर में है, वहाँ पे किया जा सकता है। अगर मामला जो है वो प्रॉपर्टी और ज़ात दोनों के मुतल्लिक हैं तो फिर ये पार्टीज़ की ऑप्शन है, ये माइनर की ऑप्शन है कि वो कहाँ पे फ़ाइल करना चाहता है, क्योंकि सेक्शन 9 जो है वो लचक देता है, क्योंकि ये भी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि माइनर की जो प्रॉपर्टी है वो किसी एक से ज़्यादा शहरों में जो है वो सिचुएट करती है, तो उस सूरत हाल में वो किसी भी एक जगह पे फ़ाइल कर सकता है और उनकी समाअत हो सकती है। अब मैं आता हूँ प्रोसीजर की तरफ। प्रोसीजर क्या कहता है कि किस तरह से एप्लीकेशन फ़ाइल की जाए। एक तो ये है कि सेक्शन 10 के तहत गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपने कोर्ट को प्रोवाइड करनी है, जैसे कि माइनर का नाम, उसकी एज, उसकी ज़ात, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका रिलीजन, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप एक पर्टिकुलर फॉर्म्स हैं जो आपको मिलते हैं वो आपने फिल करके आपने फ़ाइल करने हैं। उसके बाद आपने उसके ऊपर कोर्ट नोटिस करेगा और नोटिस करने के बाद जो मुतल्लका पार्टीज़ हैं, यानी कि अगर माँ ने किया है तो बाप, और अगर बाप ने किया है तो माँ को, अगर कोई दूसरी पार्टी है तो वो कंसर्न पार्टीज़ को भी उसके अंदर इतलात देगा कि आए आपके ख़िलाफ़ ये इस तरह से माइनर की एक जो कस्टडी के मुतल्लिक सवाल आया है तो आपको कोई इतराज़ तो नहीं है। और जब पार्टीज़ पेश होंगी उसके अंदर कोर्ट एविडेंस रिकॉर्ड करेगा। नॉर्मली जो आम हालात के अंदर स्टेटमेंट होती हैं वो 2 या 3 विटनेसेस की स्टेटमेंट होती हैं, और उसके अंदर जो प्रोसीजर मामलात है वो कोर्ट यही देखता है कि वेलफेयर ऑफ द माइनर कहाँ है। जो भी मामलात आएंगे आप याद रखें कि आपने हमेशा अपने लॉयर के ज़रिए, या अगर आप खुद प्लीड कर रहे हैं केस, तो आपने ये बताना है कोर्ट को कि वेलफेयर ऑफ द माइनर मदर के साथ है या फादर के साथ है। अक्सर लोग जो है वो अफेक्शन की बात करते हैं। अफेक्शन से मुराद ये है कि वो ये बताने की कोर्ट को कोशिश करते हैं जी कि मदर को ज़्यादा प्यार है, किसी दादा दादी को ज़्यादा प्यार है, फादर को ज़्यादा प्यार है। ये सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। देखिए, क्योंकि जो लॉ है उसका सेक्शन 17 सेक्शन ये बड़ी क्लैरिटी के साथ बता रहा है कि कोर्ट एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग द गार्डियनशिप ऑफ द माइनर किन चीज़ों को मलूज़े खातर रखेगा। अगर वेलफेयर ऑफ द माइनर आपने इस्टेब्लिश की तो केस आपके फेवर में आएगा। मिसाल के तौर पे अगर खातून जो हैं वो जॉब करती हैं, कोई अगर कहीं जो है वो जॉब नहीं करती, तो दोनों साइडों पे आप इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं कि जनाब ये इनके पास इतने पैसे अवेलेबल हैं कि ये अपनी अर्निंग से जो है वो बच्चे की वेलफेयर को देख सकें। अब नॉर्मल जो हालात हैं, अगर मैं फ़िक़्ह हनफिया की बात करूं तो उसके अंदर बुनियादी तौर पर
जो माइनर 7 साल का होता है उसकी कस्टडी दे दी जाती है फादर को। आम हालात के अंदर अगर कोई आप लकूना फादर की पर्सनैलिटी के अंदर कोई निकाल सके, या अगर आप बताएं कि वाकई ये सूरत हाल है कि बच्चे की वेलफेयर इसमें नहीं है कि बाप को कस्टडी दी जाए, तो फिर कोर्ट उस सूरत में मदर को देगा। और जो लड़की की कस्टडी है उसके अंदर ये सिचुएशन है कि वो कोर्ट देखेगा कि हिस्नत तक, यानी जब तक वो बलूगत ना हो जाए उस वक़्त तक वो कस्टडी जो है वो मदर के पास रहेगी। हाँ, चंद हालात इस तरह के हैं कि मदर अगर किसी से शादी कर लेती हैं तो जाहिर है वो फिर जो माइनर गर्ल है उनके लिए वो नामहरम होंगे, तो कोर्ट कस्टडी फादर को या किसी दूसरे क्लेमेंट को दे देगा। तो ये आपने याद रखना है। एक और सवाल जो बार बार पूछा जा रहा था वो ये था कि क्या बच्चा अगर एक सेंसिबल स्टेटमेंट दे रहा है कोर्ट के सामने, उसकी एज इतनी है, लेट्स सपोज 10-12 साल है, और उसको अपने अच्छे बुरे का पता है, तो क्या बच्चा कोर्ट की उस इंटेलिजेंस प्रेफरेंस को मद्देनज़र रखेगा? जी बिल्कुल। सेक्शन 17 के अंदर ही इसका तस्करा है कि अगर बच्चे की एज इस कदर है कि वो अपने अच्छे बुरे का फ़ैसला कर सके, तो वो जिसके साथ जाना चाहता है उसको भी मलूज़े ख़ातर रखा जाएगा। तो बुनियादी जो एलिमेंट है वो बुनियादी तौर पर एक ही है कि बच्चे की वेलफेयर कहाँ पे है। कोर्ट ने सारे एविडेंस के अंदर या सारे डॉक्यूमेंट के अंदर सिर्फ इसी चीज़ को मलूज़े ख़ातर रखना है। तो आपका गार्डियन कोर्ट के मुतालिक या बच्चे की कस्टडी के मुतालिक कोई भी सवालात हों या कोई भी सवाल हो तो काइंडली आप मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसका मैं जवाब दूं। अगर आप कोई टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने अपने नंबर और टाइमिंग दे दी है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अगले वीलॉग में मुलाकात होगी। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि आपको कानूनी इत्तलात और नए नए कवानीन के बारे में बर वक्त इत्तला मिल सके। थैंक यू वेरी मच।